नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का ये जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग जो हमारा मॉक टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर है 024875। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है वो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए उचित ऑप्शन हमें बताना है। कह रहा है द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन एवरी डैश ऑफ द सिटी, कि उसके अरेस्ट की खबर, कि उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, ये खबर शहर के प्रत्येक कोने में फैल गई। या हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि उसके गिरफ्तार होने की खबर, उसके गिरफ्तार होने की खबर चारों ओर फैल गई है। उसके गिरफ्तार होने की खबर चारों ओर फैल गई है। ये हमारे सेंटेंस का मीनिंग है। अब ये जो चार ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ये चार जो ऑप्शन है ये चारों ईडियम्स है। तो कौन सा ईडियम यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा वो चीज़ हमें देखनी है। तो दोस्तों पहला ईडियम है रैक एंड रूइन। तो रैक एंड रूइन का मतलब होता है किसी चीज़ का बर्बाद हो जाना, किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय हो जाना। तो हिंदी में अपन बोल सकते हैं बर्बाद होना, या अपन और क्या बोल सकते हैं, नष्ट होना भी बोल सकते हैं। अगला जो इडियम है इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब होता है कंप्लीट डिटेल। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिटेल, पूर्ण जानकारी। अगला जो इडियम है वो है लाइफ एंड सोल। लाइफ एंड सोल का मतलब होता है सेंटर ऑफ अटेंशन, या अपन बोल सकते हैं कि भी जो भी चीज़ है उसका मेन मुख्य केंद्र होना, ध्यान का मुख्य केंद्र होना, किसी चीज़ का मुख्य केंद्र होना, सेंटर ऑफ अटेंशन। किसी चीज़ का मतलब ध्यान देने का जो मुख्य है काम, उसको मुख्य केंद्र भी बोल सकते हैं। अगला ऑप्शन है नुक एंड क्रैनी। तो नुक एंड क्रैनी का मतलब है इन एवरी कॉर्नर। इन एवरी कॉर्नर हिंदी में अपन बोल सकते हैं प्रत्येक कोने तक। तो हमें जो सेंटेंस दिया है उसमें सबसे जो उचित ऑप्शन होगा वो नुक एंड क्रैनी ही होगा, कि जो उसके गिरफ्तार होने की खबर है वो तेज़ी से फैल गई शहर के प्रत्येक कोने तक, या अपन बोल सकते हैं कि पूरे शहर में जो है उसके गिरफ्तार होने की खबर फैल गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है पहले क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक आंसर है। अब अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में ऑप्शन सी हमारा हो गया है। 77 में हमें पैसिव वॉइस बताना है किसका, अ स्ट्रेंजर बाइज फ्लावर्स फॉर द डेड मैन्स ग्रेव, कि एक अजनबी है, एक कौन है, अजनबी है, उसने क्या खरीदे हैं, फूल खरीदे हैं। किस चीज़ के लिए, मृत व्यक्ति की कब्र के लिए। भाई कब्र पे फूल चढ़ाते हैं तो उसके लिए उसने फूल खरीदे हैं। अब ये ए स्ट्रेंजर जो है ये हमारा सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ 22 जो है वो आपकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद में ये जो फ्लावर्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। 4 जो है ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। और दी डेड मैन्स ग्रेव जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ये ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट फर्स्ट फ्लावर्स जो है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
पैसिव का रूल क्या बोलता है कि जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सब जगह क्या दिया हुआ है, फ्लावर्स। अब ये प्रेजेंट सिंपल है, तो अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल है दिया हुआ, प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या हो गया, या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। फर्स्ट फॉर्म कहाँ होगी, चूंकि ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल होती है तो फर्स्ट फॉर्म हमें मिलेगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहाँ पे मिलेगा, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इज एम आर के साथ जो हमारी मेन वर्ब होगी वो आपकी कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ फ्लावर्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जब हम लोग यहाँ फ्लावर्स यूज़ करेंगे तो फ्लावर्स के साथ इज एम आर में से कौन आ जाएगा, आर। तो ये हो जाएगा फ्लावर्स आर। फिर बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। फिर बाई के साथ हम लोग पैसिव में किसको जोड़ते हैं, सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे बाई के बाद में ये जो ए स्ट्रेंजर है जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, बाई के बाद में एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ जुड़ जाएगा बाई ए स्ट्रेंजर, और फिर प्रेपोजिशन के बाद में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा फॉर द डेड मैन्स ग्रेव। तो क्वेश्चन नंबर 77 में डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि डायरेक्ट फॉर्म बताइए किसका, ही सेड दैट ही वॉज सॉरी फॉर ऑल दैट। तो ये हमें इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ही सेड ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो कंजंक्शन है दैट, और उसके बाद में जो है ही ये सब्जेक्ट, ये वॉज जो है ये पास्ट सिंपल, और फिर उसके बाद में ये प्रेपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। तो अब हमें इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए ये जो टेंस हमें दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, पास्ट सिंपल में। तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल होता है तो जब हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर प्रेजेंट सिंपल जो है वो तो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा जो वॉज है ये यहाँ इनडायरेक्ट में है, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लाएंगे तो जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें ये चेंज होगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाएंगे तो पास्ट सिंपल किस में चला जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे है। तो एक तो यहाँ पे तो अगेन जो है आपका पास्ट है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो ए, सी और डी में जो है आपको प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। दूसरी एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दैट दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस हो तो जब हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो दिस जो है वो किस में चेंज हो जाता है, दैट में। तो यहाँ दैट है, तो जब डायरेक्ट में इसको लेके जाएंगे तो दिस होगा। तो दिस कहाँ पर है वो अपने को चेक करना है। तो एक तो दिस यहाँ पर है डी में, और एक यहाँ पर भी नहीं है, तो ए भी हमारा आंसर नहीं हो सकता और डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों चले गए। तो अब बचा क्या सॉरी, डी जो है ये हमारा आंसर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि डी के अंदर जो है यहाँ पर दिस है, तो ये दैट जो है इधर कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा, दिस में आ जाएगा। सी में तो एज इट इज़ दैट ही है वापस, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो डी में आपने लिखा आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस ही सेड, तो जब आप इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये क्या बन जाएगा, ही सेड, फिर कंजंक्शन आ जाएगा दैट, फिर ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ही वॉज सॉरी, तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चला जाएगा। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन डी जो है ये हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस ही सेड। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। पर्यायवाची बताना है, सेम मीनिंग वर्ड को हम लोग सिनोनिम बोलते हैं। कह रहा है शी फेल्ट एक्सिलरेटेड आफ्टर कंप्लीटिंग द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम, कि मैराथन किसको बोलते हैं, लॉन्ग रेस।
जो लंबी एक दौड़ होती है, रेस होती है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इस तरीके की रेस को मैराथन बोलते हैं। तो कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी कब, जब उसने रिकॉर्ड टाइम में मैराथन रेस जो है वो ख़त्म करी, कंप्लीट करी। तो एक्सिलरेटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सिलरेटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यंत खुश। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अत्यंत खुश। तो यहाँ पर स्टैटिक एक वर्ड आपको दे रखा है, इसका भी मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यंत खुश। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब ये जो वर्ड दे रखा है टेंस, इसका मतलब होता है वरीड, एंग्शियस, नर्वस। हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं चिंतित। अगला जो वर्ड है अपना वो है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। और एक वर्ड है एपैथेटिक। एपैथेटिक मतलब वन हु लैक्स इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ में रुचि नहीं लेता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, उदासीन टाइप का व्यक्ति है, उसके लिए शब्द क्या आता है? एपैथेटिक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है डी आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हमें वो स्पेलिंग पकड़नी है जो गलत है। कह रहा है द ग्रिपिंग स्टोरी ऑफ द बिजनेस टाइकून्स मर्डर इन द कैरेबियन आइलैंड्स इज थ्रिलिंग टू रीड। ग्रिपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रिपिंग का मतलब होता है जो आपको, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे, अर्थात आकर्षित करना। तो ये कह रहा है कि जो बिजनेस टाइकून, टाइकून का मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, फेमस हो। तो ये बोला है कि एक काफ़ी फेमस व्यापारी की हत्या हुई है, कहाँ पर? कैरेबियन आइलैंड्स में। और ये जो खबर है ये पढ़ना काफ़ी थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का मतलब है जो चीज़ हमारे अंदर एडवेंचर क्रिएट करे, एक्साइटमेंट क्रिएट करे, एक तरीके का जो है उत्साह क्रिएट करे, उसके लिए बात हुई है कि जो व्यापारी है उसकी हत्या कर दी गई है कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर। ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है न्यूज़पेपर की, इसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और वो लोग जो है उसको पढ़ने के काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हुए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो थ्रिलिंग की स्पेलिंग जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, मर्डर की बिल्कुल ठीक है, मर्डर का मतलब हत्या होता है, और थ्रिलिंग का जैसे आपने देखा एडवेंचर, एक्साइटमेंट से रिलेटेड है। ग्रिपिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव। कैरेबियन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी CARIBBEAN, कैरेबियन। देखिए कैरेबियन बेसिकली एक समंदर है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो है कुछ आइलैंड्स को कनेक्ट करता है। तो जो आइलैंड इस सी के आसपास बसे हुए हैं उनको कैरेबियन आइलैंड्स हम लोग बोलते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ को जो है कैरेबियन भी बोला जाता है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक आइलैंड है जो कैरेबियन सी के पास में स्थित है। तो यहाँ पर उचित स्पेलिंग ये होगी। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि गलत स्पेलिंग कौन सी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो देखो यहाँ पे दी लोकल बॉयज सक्सेस दिया हुआ है, द लोकल बॉयज सक्सेस, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। विल जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एस्टोनिश हमारा मेन वर्ब है, और एवरीवन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये जो एस्टोनिश है इसका मतलब होता है सरप्राइज, यानी आश्चर्यचकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना या आश्चर्यचकित करना, एस्टोनिश को बोलते हैं। तो हम लोग जब जानते हैं कि जब
एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। साथ ही साथ ये देखो यहाँ पर आपको टेंस कौन सा दिया हुआ है, विल एस्टोनिश। तो विल शैल के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये हमारा कौन सा टेंस होता है, तो ये हमारा होता है फ्यूचर सिंपल। तो इस फ्यूचर सिंपल को जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर एवरीवन जो है वो इधर आ जाएगा, एवरीवन, और मॉडल के साथ बी, तो मॉडल के साथ बी कहाँ है, एक तो ऑप्शन डी में है और एक ऑप्शन बी में है। तो बी और सी तो सीधा ही चलेंगे, ए और डी ही में से ही हमारा कोई आंसर हो सकता है। फिर जब अपन पैसिव में जाते हैं जो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म आ गई एस्टोनिश्ड यहाँ पर भी। अब यहाँ थ्रू दिया हुआ है और यहाँ एट, यहीं से हमारा आंसर डिसाइड होगा। ये जो वर्ब है एस्टोनिश, ये किसका सिनोनिम है, सरप्राइज का। तो हम जानते हैं कि सरप्राइज के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, एट, तो वही प्रेपोजिशन किसके साथ आ जाएगा, एस्टोनिश के साथ। तो एस्टोनिश के साथ क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, एस्टोनिश्ड एट द लोकल बॉयज सक्सेस। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है किसी वर्ब के साथ तो वो आ जाता है, अगर फिक्स प्रीपोजिशन नहीं होता है तब हम लोग बाई के साथ जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं पैसिव वॉइस में। लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन है तो वो आ जाता है बाई के स्थान पर, उसके साथ पे हम लोग जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट होता है उसको जोड़ देते हैं। तो डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरना है। द एक्टिविस्ट वॉज वर्किंग रियली हार्ड एंड वॉज डिटरमाइंड टू डैश फॉर दिस कॉज। कि जो एक्टिविस्ट था, एक्टिविस्ट कौन होता है, तो एक्टिविस्ट जो है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य के लिए काम कर रहा होता है, कार्य के लिए या किसी योजना के लिए कार्यरत, कार्य या योजना के हेतु कार्यरत ऐसा जो व्यक्ति होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक्टिविस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था और वो दृढ़ संकल्पित था कि वो धरती आसमान एक कर देगा, दिन रात एक कर देगा, लेकिन अपने काम को पूरा करके रहेगा। तो ये हमारे पास जो ईडियम दी हुई है इनके मीनिंग चेक कर लेते हैं, तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा ईडियम यहाँ पे सही मीनिंग हमारे सेंटेंस का देगा। देखिए, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, यहाँ पे ये ईडियम जो बनता है वो बनता है कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इसका मतलब होता है टू अवॉइड स्टारवेशन, टू अवॉइड स्टारवेशन। हिंदी में अपने इसको बोलते हैं कि भाई भूखे मरने से अपने आप को बचाना। तो भूखे मरने से अपने आप को बचाना, मुश्किल से अपना गुजारा करना, इस तरीके का अर्थ देने के लिए ईडियम है कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अगला है मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब होता है आकाश पाताल एक करना, दिन रात एक करना, मतलब टू डू एक्सट्रीम हार्ड वर्क, जी तोड़ मेहनत करना। हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, जी तोड़ मेहनत करना, दिन रात एक करना, ये इस ईडियम के मीनिंग है। अगला है ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपनी तारीफ स्वयं करते रहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अगला है हैव फील ऑफ क्ले। इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, इसको अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है लेकिन उसके पास जो है उसमें कुछ कमी है, तो अपन बोल सकते हैं कि फंडामेंटल वीकनेस
ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की जो मूलभूत कमजोरी होती है उसको अपन बोलते हैं हैव फील ऑफ क्ले। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 82 में हमारा जो उचित है ऑप्शन सी होगा कि एक्टिविस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वर्किंग रियली हार्ड, और वो दृढ़ संकल्पित था धरती आसमान एक करने के लिए, जी तोड़ मेहनत के लिए, उस कॉज के लिए, उस काम के लिए। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके अंदर हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, वो स्पेलिंग बतानी है जो गलत है। कह रहा है बीइंग ए कॉन्साइंशियस एंड सिंगल माइंडेड पर्सन टुबई हैज़ बिकम इनक्यूजिटिव एंड परसिवेरेंट इन एक्सप्लोरिंग यंग टैलेंट्स, कि चूँकि टुबई जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है नए नए टैलेंट के लोगों को आइडेंटिफाई करने में, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टुबई जो है वो एक कॉन्साइंशियस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, जो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, मेटिकुलस हो, हार्डवर्किंग हो, मेहनती हो। और सिंगल माइंडेड मतलब जिसका एक ही चीज़ के ऊपर फोकस हो, 10 जगह जो अपना दिमाग नहीं लगाए, उसको अपन बोलते हैं सिंगल माइंडेड पर्सन। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। देखिए इनक्यूजिटिव जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनक्यूजिटिव का हिंदी मीनिंग होता है क्यूरियस, उत्सुक। कॉन्साइंशियस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। हिंदी में अपन बोलेंगे वन हु इज़ केयरफुल टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, वन हु इज़ अलर्ट, जो अपने काम को लेकर के अलर्ट है, जो अपने काम को लेकर के मेटिकुलस है, मेहनती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्साइंशियस। अगला है एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोर से बना है, एक्सप्लोर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। एक्सप्लोर का मतलब होता है नई चीज़ें करना, नई चीज़ें करना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना, उसके बारे में एक्सपीरियंस करना, उसको अपन बोलते हैं एक्सप्लोर करना। और अगला वर्ड है परसिवेरेंट। तो ये स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग होगी PERSEVERANT। परसिवेरेंट का मतलब होता है डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्पित, जो अपने काम को लेकर के बिल्कुल जो है अलर्ट मोड पे रहता है, उसको हम लोग परसिवेरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। जो हमारे पास यहाँ पर दिए हुए कौन सा ऐसा शब्द है जो दिए गए स्टेटमेंट को एक शब्द में परिभाषित कर सकता है। कह रहा है ऑफ अ बैटल इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लडशेड। ऐसा बैटल का मतलब होता है युद्ध, तो एक ऐसा युद्ध जिसमें ब्लडशेड का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खून बहा हो, खून जो है बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई हो, हत्या हुई हो, ऐसे जो युद्ध को अपन बोल सकते हैं कि बैटल इन विच अ लॉट ऑफ ब्लडशेड वाज देयर। तो युद्ध जिसमें बहुत खून बहा हो, जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हुई हो, जैसे महाभारत, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो था वो दैट वाज ब्लडशेड। वहाँ पे हज़ारों लाखों जो है सैनिक मर गए थे, खूनम खून हो गया था। और ऐसा बोलते हैं कि आज भी वहाँ की मिट्टी जो है उसमें जो एक आपको रेडनेस नज़र आती है, इतना खून बहा था। तो ऐसे युद्ध के लिए अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सैंग्विनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंग्विनरी। ठीक है, ऐसे युद्ध को अपन क्या बोलते हैं, सैंग्विनरी। अगला वर्ड है ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय ए सिंगल पर्सन। जब एक ही व्यक्ति जो है शासन करे तो उसको ऑटोक्रेसी बोला जाता है। देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और क्रेसी का मतलब होता है रूल, ये दो रूट वर्ड इसमें लगे हुए हैं। तो ऑटोक्रेसी मतलब सेल्फ रूल, मतलब जब एक ही व्यक्ति का शासन हो। इसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं, एक तंत्र बोल सकते हैं। चलिए अगला जो है अपना वो है इनइफेबल। इनइफेबल का मतलब होता है टू गुड टू बी डिफाइंड, कि कोई चीज़ इतनी अच्छी है कि उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, इतनी अच्छी
इतनी अच्छी है कि व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे भाई जो स्वर्ग की अप्सराएं होती है उनके लिए अपन बोल सकते हैं कि भाई वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो देयरफॉर दे आर इनइफेबल। इनइफेबल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इतनी अच्छी है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। अगला है परवर्सिटी। परवर्सिटी का मतलब भी होता है दृढ़ता, दृढ़ संकल्प। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि रीअरेंजमेंट हमको करना है। मतलब हमारे पास ये 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको एक ऐसे क्रम में जमाना है जहाँ से अपने को सही मीनिंग मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि इन एडिशन टू, अब टू के बाद में जो है किस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। तो टू के बाद में अपन यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे, ये चीज़ तो कंफर्म है। अब ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्राइमरी, तो ये तो एडजेक्टिव है, तो पी से तो शुरुआत संभव नहीं है। क्यू में दे रखा है कैप्चर, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक वर्ब है। थ्रेटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ से। एक ट्रॉल्स, ये भी एक वर्ब है, तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो अब कहाँ से, क्यू, आर और एस, तो इसको अपने को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ठीक है। पहला है इन एडिशन टू थ्रेटन नेस्टिंग हैबिटेट एक्सीडेंटल कैप्चर इन फिशिंग गियर। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को हिंट मिला हुआ है कि ये एक्सीडेंटल कैप्चर, ये जो है जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब आर के साथ, कि ये जो अपने ट्रॉल्स हैं, एक तरीके के जो है समुद्री जीवों की बात हो रही है, तो इनको अपन कई बार एक्सीडेंटली पकड़ लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसको अपन इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि इन एडिशन टू थ्रेटन नेस्टिंग हैबिटेट एक्सीडेंटल कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक श्रिम्प ट्रॉल्स एंड गिल नेट्स कंटिन्यूज टू बी द प्राइमरी थ्रेट। और ये जो गिल नेट्स है, वो जो नेट मतलब जो जाल हम डालते हैं, ये लगातार जो है एक मुख्य खतरा बने हुए हैं, किसके लिए, कैम्प्स रिडली सी टर्टल, जो समुद्री कछुआ है उसके लिए। तो यहाँ पर जो हमारा एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट होगा वो किससे होगा, ऑप्शन सी से होगा, RQSP। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला जो हमें बताना है वो बताना है क्या, सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है, अबंडेंट का। अबंडेंट का मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में हो, इसका पर्यायवाची बताना है। तो अबंडेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास किस में है, प्रचुर मात्रा में है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। तो अबंडेंट के सिनोनिम क्या हो जाएंगे, प्लेंटीफुल हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा। ये सारे किसके सिनोनिम हो जाएंगे दोस्तों, अबंडेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। तो एम्पल हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रोलोंग्ड का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय से जारी होना। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय से लगातार चल रही है उसको अपन प्रोलोंग्ड बोलते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुकना, फिर चलना, फिर रुकना, फिर चलना। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है कि कोई चीज़ कभी स्टार्ट हो रही है, थोड़ी देर में वो चीज़ स्टॉप हो गई, रुक गई, फिर स्टार्ट हो गई, फिर स्टॉप हो गई, तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको इंटरमिटेंट बोलते हैं। साइक्लोनिक जो है ये साइक्लोन से बना है। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, तो इस साइक्लोन से एक एडजेक्टिव हमने बनाया है साइक्लोनिक। ठीक है, साइक्लोनिक का मतलब हो जाएगा रिलेटेड टू साइक्लोन, चक्रवात से संबंधित। चलिए, तो हमारा जो है यहाँ सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो है अंडरलाइंड वर्ड को कौन से शब्द से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, वो अपने को बताना है।
तो शब्द जो है यहाँ पर वो है दोस्तों, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, कि कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन के जरूरी अंग आजकल बन चुके हैं। बिना मोबाइल और कंप्यूटर के हमारा काम चलता नहीं है। तो एसेंशियल जो है भाई, डिस्पेंसेबल का तो मतलब होता है नॉट नेसेसरी, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, जबकि एसेंशियल का तो मतलब आवश्यक होता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। रिक्वायर्ड मतलब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिसकी क्या हो, ज़रूरत हो, जिसकी ज़रूरत हो, तो ये भी हो सकता है। बट रिक्वायर्ड जो है वो वर्ब फॉर्म है, जबकि जो अंडरलाइन पार्ट है ये क्या है, एडजेक्टिव है। अंडरलाइन पार्ट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड के साथ भी नहीं जा सकते। फिर वर्ड बचा इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है नेसेसरी या असेंशियल, हिंदी में बोले तो आवश्यक। तो निसंदेह जो है बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है कि एंटोनिम, विलोम शब्द बताइए किसका, कॉन्सील्ड का। ट्रुथ कैन नेवर बी कॉन्सील्ड फ्रॉम द पब्लिक। इसका मीनिंग है वाक्य का कि सच्चाई को कभी भी जनता से छुपाया नहीं जा सकता। तो ये जो वर्ड हमें दे रखा है कॉन्सील, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, उजागर करना। फिर किसी चीज़ को छुपाने का अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को उजागर करना, लोगों को बता देना। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, रिवील यूज़ करेंगे। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, रिवील। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेपरेट वर्ब है, उसका अपने को सेकंड फॉर्म दे रखा है। सेपरेट का अर्थ क्या होता है, अलग करना। डिसगाइज का मतलब होता है लोगों को भ्रमित करना, धोखा देना। और स्नैच का जो वर्ब है स्नैच, उसका सेकंड फॉर्म दे रखा है। स्नैच का मतलब होता है छीनना। स्नैच का मतलब होता है किसी से कुछ छीनना। तो हमारा यहाँ पर जो है सी ठीक होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अंडरलाइन सेगमेंट को चेक करिए कि गलत है कि सही है, और अगर गलत है तो कौन सा ठीक होना चाहिए। ही विल बी टॉक्ड अबाउट नथिंग बट फिल्म्स। वो कह रहा है कि वो जो है हमेशा जो है फिल्मों के बारे में बात करता है और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करता। ही विल बी टॉक्ड अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, कि वो हमेशा किसके बारे में बात करता है, फिल्मों के बारे में बात करता है और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करता। तो हमें जो गिवन सेंटेंस है इसमें मेनली हैबिचुअल एक्शन बताना है, और हैबिचुअल एक्शन जो है वो हम लोग किससे बताते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट सिंपल से बनाते हैं, और प्रेजेंट सिंपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी हो जाएगा कि ही टॉक्स अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, कि वो किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करता है, फिल्मों के बारे में बात करता है। ये उसकी आदत है कि भाई वो हमेशा जो है फिल्मों के बारे में बात करता रहता है और कोई उसके पास काम धंधा नहीं है। तो यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एरर हमें फाइंड आउट करना है दिए गए सेंटेंस में। तो दिया गया सेंटेंस हमें बोल रहा है कि शी इज़ क्वाइट अ जेनरस वुमेन। जेनरस का मतलब क्या होता है, उदार। जेनरस का मतलब होता है उदार, जो लोगों की मदद करे, हेल्पफुल, काइंड। और क्या वर्ड ले सकते हैं इसके लिए, बेनेवोलेंट, दयालु। ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि वह जो है काफ़ी एक उदार महिला है और उसने जो है बहुत ज़्यादा डोनेशन दे दिया है, एक बहुत बड़े धनराशि का उसने डोनेशन दिया है फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल्स रीसेटलमेंट। जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे उनको अपना जीवन जो है व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, कहीं पे सेटल होने के लिए उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का डोनेशन जो है दिया था। इस तरीके से अपना मीनिंग है। तो ये कह रहा है शी इज़ क्वाइट अ जेनरस वुमेन। तो देखो क्वाइट जो है यहाँ पर दो वर्ड है हमारे पास, एक तो है QUIET और एक है QUITE। इन दो शब्दों को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन होता है। देखिए QUIET ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है साइलेंट अर्थात शांत, और जबकि ये जो है QUITE ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है
ऑलमोस्ट, अपन हिंदी में अपन बोल सकते हैं काफ़ी हद तक। क्या बोल सकते हैं? काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर देखिए जेनरस दोबारा एक एडजेक्टिव है, कैसे पता चलेगा? ओ यू एस से खत्म हो रहा है, ओ यू एस से कोई शब्द अंग्रेजी में खत्म होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए, इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हमें पीछे एडवर्ब चाहिए, क्योंकि एक एडवर्ब दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, जबकि एक एडजेक्टिव तो दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बता सकता। इसलिए इस एडजेक्टिव को रिप्लेस करेंगे एडवर्ब क्वाइट से। किससे रिप्लेस करेंगे? एडवर्ब क्वाइट से। तो ये अपने को करेक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा, और ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है कि शी इज़ क्वाइट ए जेनरस वुमेन, कि वह जो है काफ़ी हद तक उदार महिला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा है ही इज़ डिलीजेंट एंड देयरफॉर ही विल डैश फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही चेक कर लेते हैं। तो डिलीजेंट का मतलब होता है दोस्तों हार्ड वर्किंग, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? लेबोरियस बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? इंडस्ट्रियस बोल सकते हो, ठीक है। और हिंदी में क्या बोल सकते हो? मेहनती। तो कौन सा शब्द उचित होगा? तो वो अगर कोई व्यक्ति मेहनती है तो वो सफल होगा, यही सबसे ठीक उचित है। रिमेन का मतलब होता है बचना, रिमेन का मतलब क्या होता है? बचना। फेल का मतलब होता है असफल होना, फेल का मतलब क्या होता है? असफल होना। फॉल का मतलब गिरना, और सक्सीड जो है इसका मतलब होता है सफल होना। ये वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब विल के बाद में इसी मेन वर्ब की पॉसिबिलिटी है कि वो मेहनती है, इसलिए वो जो है ज़रूर क्या होगा? सफल होगा, सक्सीड करेगा। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेपोजिशन का उचित उपयोग बताइए कि कहाँ पे हुआ है। तो प्रेपोजिशन का उचित उपयोग, ही अराइव्ड टू संडे मॉर्निंग, ही अराइव्ड एट संडे मॉर्निंग, ही अराइव्ड इन संडे मॉर्निंग, ही अराइव्ड ऑन संडे। देखिए ऑन संडे मॉर्निंग होगा, क्योंकि संडे जो है वो एक डे का नाम है। डे बोले तो दिवस, तो डे के नाम से पहले ऑन आता है हमेशा। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे कुछ भी आ जाए आपको ऑन लगाना है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मॉर्निंग आ जाए और इवनिंग आ जाए, तो ये जो शब्द है इनसे पहले अपन कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? इन। लेकिन जैसे आपने यहाँ लिख रखा है संडे मॉर्निंग, तो पहले कौन है? संडे, डे, तो आपको कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है? प्रेपोजिशन ऑन लगाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन गायत्री गॉट अ परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स टू स्टडी लॉ। हमें चेक करना है कि अंडरलाइन पार्ट में जो है क्या करेक्शन होना चाहिए। कह रहा है कि एक लंबे डिस्कशन के बाद गायत्री जो है उसे अपने माता पिता से अनुमति मिल गई कानून पढ़ने की। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, दिया हुआ है गॉट ए परमिशन। देखिए जो आर्टिकल ए और एन है, जिसको अपन अंग्रेजी में इनडेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं, इनका उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। ये नियम है, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किससे पहले होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। लेकिन यहाँ पे देखिए जो परमिशन लिखा हुआ है ये अनकाउंटेबल नाउन है। परमिशन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले आर्टिकल ए का उपयोग संभव नहीं है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे गायत्री गॉट परमिशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। कह रहा है आई बैग्ड ऑफ हिम टू रिकंसीडर माई एप्लीकेशन बट ही पुट हिज फुट डाउन, कि मैंने उससे दरख्वास्त करी कि वो मेरी अर्जी पे दोबारा ध्यान दे, दोबारा सोच विचार करे, लेकिन उसने जो है ही पुट हिज फुट डाउन, उसने अपना पैर जो है ज़मीन पर रख दिया। पुट हिज फुट डाउन, ये बेसिकली एक ईडियम है, मुहावरा है। इसका मतलब होता है रिजिड अबाउट ए डिसीजन, मतलब किसी एक निर्णय को लेकर के अड़िग होना, किसी निर्णय पर अड़ जाना और उसको बदलने से मना करना, उसको बदलने से मना करना, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो दी गई सिचुएशन है उसमें सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा रिफ्यूज़ टू यील्ड, कि उसने बदलने से या समर्पण करने से या बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो इसने कहा कि भाई मैंने जो है उससे भीख मांगी, उसे बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी कि वो मेरी अर्जी पे दोबारा ध्यान दे, दोबारा सुनवाई करे, परंतु उसने साफ साफ मना कर दिया और मेरी चीज़ को नहीं सुना। तो सी जो है यहाँ उचित हो जाएगा।
अब यहाँ पर 95 क्वेश्चन है, उसमें एंटोनिम विलोम शब्द बताना है किसका, केयर का। देखिए केयर का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना, किसी की देखभाल करना। देखिए कंसर्न का मतलब होता है चिंता, वरी का भी मतलब होता है चिंता, अटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो अटेंशन तो एक तरीके से सिनोनिम की तरह काम कर जाएगा। तो डिसरिगार्ड जो है ये हमारा आंसर होगा। डिसरिगार्ड का शाब्दिक अर्थ तो अपमान होता है, लेकिन भाई अगर आप देखें तो केयर मतलब किसी का ध्यान देना, किसी के बारे में सोचना, विचार करना, मतलब हम लोग उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो डिसरिगार्ड मतलब अपमान कर रहे हैं, किसी चीज़ पे, किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, उसकी केयर नहीं कर रहे। तो इस कारण जो अपना बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर ये क्लोज टेस्ट हमारे पास आ गया है कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है किसी का जो है शोषण। तो जो ये बाल विवाह है वो एक तरीके से शोषण है एक व्यक्ति के अधिकार का। व्यक्ति के किस अधिकार का शोषण है चाइल्ड मैरिज? तो व्यक्ति के शादी के अधिकार का शोषण है, राइट टू मैरी। क्योंकि भी कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उसको अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार भारत सरकार दे रही है। तो अगर आप उसका बाल विवाह कर रहे हैं तो आपने उससे ये अधिकार छीन लिया है। तो राइट टू मैरी जो है इसके तहत जो है आपने उसके अधिकार को छीन लिया है। एज पर हिज और हर ओन विश, उसकी इच्छा से जो वो शादी करता है उस चीज़ को आपने जो है छीन लिया है। टू बी एबल टू एक्सप्रेस वंस एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल ऑफ मैरिज द किड मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो शादी करना चाहता है तो भारत में उसकी उम्र जो है 18 वर्ष तय की गई है कि 18 वर्ष का जब वो हो जाए तो उसके बाद में वो डिसीजन ले सकता है कि किससे उसको शादी करनी है या नहीं करनी। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप मैरिंग ऑफ किड्स बिफोर दे रीच द एज ऑफ डैश इज एन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ राइट। इसलिए अगर 18 वर्ष से पहले ही आप किसी की शादी कर देते हैं तो आप उसके उस राइट टू मैरी के अधिकार को क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं। तो वो कौन सी उम्र तक पहुँचे, एज ऑफ, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि वो कौन सी उम्र तक पहुँचे, एज ऑफ रिस्ट्रेन का मतलब होता है मना करना, एज ऑफ अडल्ट वयस्क की उम्र तक पहुँचे, ग्रोथ विकास की उम्र तक पहुँचे, कंसेंट का मतलब होता है सहमति या एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उचित होगा कि वो उस उम्र तक पहुँचे जब वो सहमति दे सके अपनी शादी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप उसकी शादी कर देते हो तो वो आप उसका शोषण कर रहे हो। द लॉन्ग स्टैंडिंग डैश ऑफ चाइल्ड मैरिज इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेंट रीजन्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। कि ये चाइल्ड मैरिज का जो लंबे समय से ये जो सिस्टम चला हुआ है ये बहुत ही एक तरीके से एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए। तो ये कहेगा द लॉन्ग स्टैंडिंग डैश। तो ये क्या है, ये चाइल्ड मैरिज क्या है? टैबू मतलब समाज की कोई ऐसी चीज़ जिस पे बात करना शर्मिंदगी माना जाता हो। फेथ का मतलब विश्वास होता है। हैसल का मतलब कोई इरिटेटिंग चीज़। कस्टम का मतलब रीति रिवाज। तो यहाँ पर कस्टम हो जाएगा कि भाई ये जो चाइल्ड मैरिज है ये एक तरीके से हमारे समाज का एक बहुत ही खराब रीति रिवाज बना हुआ है, कस्टम बना हुआ है। अगला हो जाएगा द एल्डर्स वांट टू प्लान फॉर द डैश ऑफ देयर फैमिली सो दे मैरी ऑफ द चिल्ड्रन टू एस्टेब्लिश देयर पोजीशन। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये चाइल्ड मैरिज क्यों होती है, क्योंकि जो परिवार के बड़े लोग होते हैं वो अपने परिवार को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है वो चाइल्ड मैरिज को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो वो अपने क्या करना चाहते हैं, द एल्डर वांट्स टू प्लान फॉर द एक्सटेंशन ऑफ देयर फैमिली। वो अपने परिवार को तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो जो है चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देते हैं और अपने बच्चों की जल्द से जल्द शादी करते हैं। मोस्ट क्रूशली पुअर इंडिविजुअल्स मैरी चिल्ड्रन टू गेट रीड ऑफ देयर डेब्ट्स, टैक्सेस, डाउरी एंड अदर डैश। और जो ज़्यादातर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो क्यों बाल विवाह करते हैं, ताकि जो है उनके ऊपर वो किससे बच सके, जब शादी वो करे, बड़े होकर जब उनको शादी करनी पड़ेगी तो उनका जो कर्ज देना पड़ेगा या डाउरी यानी कि दहेज देना पड़ेगा, उस चीज़ से बचने के लिए। और दूसरी जिम्मेदारियों से, ऑब्लिगेशन, अदर ऑब्लिगेशन, दूसरी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, क्योंकि भी बड़े करके उनकी शादी करेंगे तो दहेज भी देना पड़ेगा और भी काम करने पड़ेंगे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए वो बचपन में ही बच्चों की क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया है। इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।